मन आज का जो विषय है नारीवादियों का यह सदन अधिनायकवादी लोक लुभावन से उभरी महिला राजनेताओं का समर्थन करता है। इसके पुरजोर पक्ष में आज मैं अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं अपनी 3-2-1 गिनती के साथ अपना स्पीच शुरू करूंगी। 3-2-1। महोदय, सबसे पहले तो हम यह समझते हैं कि नारीवादियों का यह सदन है। नारीवादी वो है जो समानता में विश्वास रखते हैं और वो यह चाहते हैं कि इस स्त्री का उत्थान हो, ताकि वो जो समानता लाना चाहते हैं और जेंडर की इक्वालिटी की जो बात कर रहे हैं उस तक पहुंचने के लिए हमें स्त्री का उत्थान करना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो स्पेस है, जिस स्पेस में अभी जेंडर अभी प्रेजेंट स्टेट में जो जेंडर की पोजिशनिंग है वो इक्वालिटी के बेसिस पे नहीं है, और वो इसीलिए स्त्री का उत्थान चाहती है ताकि एक समानता ला सके इस समाज में। महोदय, और यह भी हम जानते हैं कि अभी जो फर्क जेंडर में है उसको खत्म करने के लिए हम लोग कभी भी एब्सोल्यूट इक्वालिटी शुरू करके उसी को एक एंड गोल नहीं बना सकते। इसलिए हमें एक सपोर्टिव फंक्शनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी वुमेन को इस समाज में। और वो यह भी चाहते हैं कि महिलाओं के से जुड़े जो स्टीरियोटाइप है उनको हटाए, ताकि महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले और महिलाओं से जुड़े जो तमाम मुद्दे हैं उन पे बातचीत हो और उनको सॉल्व करने का उनके उपाय निकालने की बात की जाए। महोदय, अब इससे आगे बढ़ते हैं। आज का जो समाज है वो कैसा है? समाज को हम देख रहे हैं तो वो पितृसत्तात्मक है, जहाँ पे प्रीडोमिनेंटली जो लीडरशिप या जो नेतृत्व का भार है वो कौन ले जा रहा है? वो पुरुषों के हाथ में है। और जो लीडरशिप है या जो भी डिसीजन मेकिंग, जहाँ भी तमाम जो इम्पोर्टेंट फैसले हैं वो सब कौन ले रहा है? वो पुरुष ले रहे हैं। और इस रोल के लिए जो महिलाएं हैं उनको इनकेपेबल माना जा रहा है। और पावर होल्डिंग पोजीशंस में अगर हम देखें तो महिलाओं का रोल नहीं है। महोदय, फिर देखते हैं कि आज के समाज में महिलाओं से जुड़े बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स हैं। स्टीरियोटाइप्स हैं कि वो उनमें नेतृत्व करने का कोई कैपेबिलिटी नहीं है, उनमें ना ऐसी इंटेलिजेंस है, ना समाज का ये समझ है जिससे वो समाज के बड़े बड़े पोजीशंस पे होल्ड करें और समाज के बारे में कुछ अच्छा कर पाए। वो उनको हमेशा सेकेंडरी की तरह देखा गया है और उनको हमेशा कमतर आंका गया है। महोदय, फिर अगर आगे बढ़ते हैं महोदय, तो जैसा कि आज हमारा जो सदन है वो नारीवादियों का है और वो यही हमेशा इसी पक्ष में और इसी एम को आगे बढ़ रहा है ताकि वो इन स्टीरियोटाइप्स को खत्म कर पाए महोदय। और ये जो अधिनायकवादी लोक लुभावन है महोदय, इसमें क्या हो रहा है? इसमें जो नारी है या जो भी नारी राजनेताएं हैं, जो फीमेल राजनेता हैं, उनकी लोकप्रियता है वो अपनी मेहनत से लोगों पे अपना इन्फ्लुएंस लाई है और अपनी मेहनत से उनके लिए काम करके, उनके मुद्दों के बारे में काम करके वो इन्फ्लुएंस लाई है। और उनकी जो अथॉरिटी जो बिल्डअप हुई है वो उनके काम से हुई है और उसकी बहुत रिस्पेक्ट है और लोग उनको बहुत मानते हैं। और उनके तमाम कार्यों के कारण उनका एक इन्फ्लुएंस है जनता पे। महोदय, अब जब ये सब हम देख लें उसके बाद हम देखते हैं कि महिलाओं का जब हम ये स्तर देख रहे हैं कि आज के समाज में इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में है, इतनी डिफिकल्ट पोजीशन है उनकी, और उनको कोई किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं है ताकि वो किसी भी फील्ड में अपना नाम बना पाए। और हम ये जानते हैं कि पॉलिटिकल फील्ड जो है एक समाज में वो बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड होता है बहुत बड़ा चेंज लाने के लिए, किसी भी जेंडर के लिए या किसी भी सेट ऑफ ग्रुप के लिए, सोसाइटी के लिए। तो महोदय, अब पॉलिटिकल करियर अगर हम लोग देखते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज अगर हम लोग देखें तो खुद ही उन पॉलिटिकल पार्टीज में इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। और जहां हम महिलाएं देख रही हैं कि उनके लिए ये पोजीशन ही सही नहीं माना जा रहा है, उनको इस पोजीशन के लिए काबिल नहीं माना जा रहा है, तो इन पोजीशंस तमाम प्रॉब्लम के बीच में महिलाओं के लिए ये जो लोक लुभावन अधिनायक ये जो अथॉरिटेरियन पॉपुलिज्म प्रैक्टिस है ये बहुत फायदेमंद है। ताकि इससे क्या हो रहा है, सबसे पहले तो जो स्टीरियोटाइप्स हो रहे हैं वो खत्म करिए। वो कैसे खत्म करिए महोदय? इसके कारण एक अथॉरिटी स्थापित हो रही है वुमेन की, और इससे क्या हो रहा है कि उनकी इंटेलिजेंस, उनकी जो कैपेबिलिटी है, जिन पे अभी तक आवाज उठाया गया कि वो किसी भी पॉलिटिकल पोजीशन को होल्ड करने के लिए काबिल नहीं है, वो
खंडित होता है और ये साबित होता है कि महोदय की महिलाएं भी एक जो इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्ट ले सकती हैं, वो पॉलिटिकल पोजीशंस होल्ड कर सकती हैं और वो समाज के बारे में जान सकती हैं, क्योंकि जो ये महिलाएं जब इस पोजीशन पे आई हैं तो वो अपने काम से आई हैं और अपने जो समाज के बारे में सोचना और उसके कार्य अपने लिए उनके लिए कार्य करने के बाद आई हैं, इस पोजीशन पे तब पहुंची है महोदय। और उनको जब देख रही हैं और जितनी महिलाएं हैं उनको एक आइकन की तरह देखेंगी और उनमें भी एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, उनमें भी ये ताकत बिल्डअप होगी ताकि वो इस फील्ड को अपने लिए एज अ करियर ऑप्शन देख पाए और तमाम जितनी फील्ड्स हैं उसमें भी अच्छे से प्रतिभाग कर पाए महोदय। अब हम देखते हैं कि जब हम नारीवादी हैं तो हम नारीवादियों महिलाओं के मुद्दे के बारे में बात करेंगे महोदय। और ये जो अथॉरिटेरियन पॉपुलिज्म है, अधिनायकवादी लोक लुभावन, इससे क्या हो रहा है, महिलाएं जो हैं इसके कारण पावर में आई हैं, वो और दूसरी महिलाओं के मुद्दे को उठाती हैं, उसके बारे में बात करती हैं और उसका हल निकालने की कोशिश करती हैं महोदय। तो जब हम देख रहे हैं कि पूरी तरीके से ये जो लोक लुभावन अधिनायकवादी लोक लुभावन है, यह क्या कर रहा है, ये महिलाओं के उत्थान में मदद कर रहा है महोदय। तो हमारा जो सदन है वो आज नारीवादियों का सदन है और नारीवादियों के सदन में बैठ के हम यह नहीं बोल सकते कि हम महिलाओं का उत्थान नहीं चाहेंगे महोदय। जब हमारी जितनी प्रॉब्लम्स हैं, महिलाओं को अगर कमतर रखा जा रहा है, उनको एक पोजीशन मिल रहा है, एक ऑप्शन मिल रहा है कि वह आगे बढ़ें, वह अपने लिए कुछ करें और दूसरे महिलाओं के लिए कुछ करें, उनके लिए उनके प्रॉब्लम्स के लिए कुछ सल्यूशन निकालें, तो इस चीज से कभी भी हम इस बात को हम नकार नहीं सकते और इस चीज से कभी हट नहीं सकते। और जब हम देख रहे हैं कि हम ऐसे सोसाइटी में जहाँ पे पहले से इक्वालिटी नहीं है, जो महिला और पुरुष के बीच में जो फर्क है उसको खत्म करने के लिए, उसको एक सपोर्टिव फंक्शनिंग का एक स्टेबिलिटी लाने के लिए समाज में, क्योंकि हमारे हिसाब से क्या है, हमारे हिसाब से समानता बहुत जरूरी है और समानता के लिए हमें एक सपोर्टिव एक फंक्शनिंग क्या बोलिए एक बॉडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और वो क्या है, और ये जो अधिनायकवादी लोक लुभावन है वो ऐसा ही काम कर रहे हैं। वो उसके कारण क्या हो रहा है कि जो महिलाएं उनका एक अथॉरिटी बन रहा है, उसके कारण वो लोगों के ऊपर अपनी इन्फ्लुएंस डाल पा रही है, लोग उनको एज अ आइकन भी देख पा रहे हैं और एज अ इंडिविजुअल जो लीडरशिप रोल में है और उनको उस लीडर की तरह देख पा रहे हैं महोदय। और महिला जिसको कमतर रखा जा रहा है, अगर वो अपने आप को नेता की तरह रिप्रेजेंट कर पा रही है, लोगों के मुद्दों को हल कर पा रही है, तो उससे बड़ा उसके लिए कोई क्या बोलते हैं उसको, सदन पटल पर रखे गए आज के विषय के पूर्व और विपक्ष में महोदय, सर्वप्रथम जो भी पूरा हमारा प्रतिपक्ष डिबेट करके गया है, मैं सबसे पहले यह स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि जो हमारा पूरा वाद विवाद है वह इस पर नहीं है कि महिला राजनेताओं से उभरा हुआ जो आपका अधिनायकवादी लोक लुभावन है वो कितना ज्यादा हम उसका समर्थन कर रहे हैं। नहीं, हमें किस चीज का, इन्हें प्रतिपक्ष को किस चीज का समर्थन करना था कि अधिनायक लोक यानी अथॉरिटेरियन पॉपुलिज्म से उभरी महिलाओं का। अब हम अपने पैराडाइम की बात करते हैं कि हम जो भी अब डेफिनेशन रखते हैं कि जो विषय में उपयुक्त शब्दावलियों से अवगत करना चाहूंगी कि नारीवादी है, अभी जो वर्तमान नारीवादी है उनका अभी मेन गोल क्या है। उनका मेन गोल है कि सभी माइनॉरिटी क्लास के जो उत्थान, सभी माइनॉरिटी क्लास के उत्थान की बात करती हैं, वे बात करती है सस्टेनेबल रिकॉग्निशन की। हमारे प्रतिपक्ष बता के जाते हैं कि स्त्री उत्थान की बात कर रही है, जो प्रेजेंट स्टेट में जो जेंडर पोजीशन है वो इनइक्वल है, तो उसकी इक्वालिटी की बात कर रही है। जी महोदय, हम जो भी माइनॉरिटी क्लास है उसके उत्थान की बात करते हैं, हम सस्टेनेबल रिकॉग्निशन की बात करते हैं कि जो हमारा रिकॉग्निशन है, जो हमारा ट्रू रिप्रेजेंटेशन है वो बना रहे, हम एक ट्रू रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। और हम फीमेल अपीजमेंट को डिनाई करते हैं। हम क्या, ये जो फीमेल अपीजमेंट जो भी फेक रिप्रेजेंटेशन है तो वो एक फसाड है, हम इस अपीजमेंट को डिनाई करते हैं। अब ट्रू रिप्रेजेंटेशन और जो एक्चुअल पार्टिसिपेशन है वो है क्या, वो ये है कि जो भी आप जो आइडेंटिटी एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो, तो एक विमेन की सिर्फ उसकी आइडेंटिटी के बेसिस पे जो आप उसको एक अपीज करते हो, जो आप उसकी एक्सप्लॉइटेशन करते हो, ये है फीमेल अपीजमेंट। और हम इसी को डिनाई करते हैं। हम क्या कहते हैं कि ट्रू अपीजमेंट होना चाहिए, वहां पे कोई अपीजमेंट नहीं, और किसी भी विमेन को आप एक ऑब्जेक्ट या टूल की तरह नहीं यूज कर सकते, सिर्फ एक अपने वोट बैंक का किसी भी चीज को लुभावन करने के लिए, या किसी भी एक पॉपुलर आइडिया को प्रमोट करने के लिए। दूसरी चीज आती है कि हम इस डिबेट के कॉन्टेक्स्ट में हम सिर्फ महिला राजनेताओं की बात करेंगे। अब आते हैं कि अधिनायकवादी लोक लुभावन है क्या। महोदय, जो अधिनायकवादी लोक लुभावन क्या है कि सत्ता में समझना यह आवश्यक है कि सत्ता में जो भी पार्टी होती है वो राजनेता क्या करते हैं, राजनेता उस पार्टी के आइडियाज, प्रिंसिपल्स, उसके जो मैनिफेस्टो है उसके प्रमोशन की बात करते हैं। किस लिए
लिए और वोट और जनता को अट्रैक्ट करने के लिए। अब लोक लुभावन क्या है, पॉपुलिज्म का आइडिया क्या है? पॉपुलिज्म का आइडिया इस प्रिंसिपल्स पे चलता है कि वो मेजोरिटी को टारगेट करने की बात करता है। वो टारगेट गुड या बैड दोनों, अच्छा बुरा दोनों हो सकता है। और दूसरी चीज, पॉपुलिज्म का आइडिया माइनॉरिटी को अपीज करने की बात करता है, और माइनॉरिटी हमेशा अपीज होती है, वहां पे मेजोरिटी हमेशा टारगेट होती है। उसके प्रिंसिपल से, उसके लुभावन के लिए, पार्टी को सत्ता में रहने के लिए वो अपने आइडियाज को मेजोरिटी को टारगेट करती है और हमेशा माइनॉरिटी को अपीज करती है। वो उसके लिए वो कोई भी टूल यूज करती है। फिर तीसरी चीज आती है कि राजनेता क्या करते हैं, राजनेता अपनी पार्टी के आइडियाज को प्रमोट करते हैं और कभी भी उसके अगेंस्ट कार्य नहीं करते हैं, जो भी राजनेता होते हैं। अब महोदय यहाँ पे बात आती है कि पॉपुलिज्म का जो आइडिया है वो एक स्टैटिक आइडिया नहीं है, वो क्या है, वो एक वेव के फॉर्म में आता है। वो कभी भी, जो हो सकता है कि आज जो आइडिया है, आज जो बहुत ज्यादा पॉपुलर नोशन है लोगों के बीच में, वो कल चेंज हो सकता है। तो पार्टी भी अपने हिसाब से उस स्ट्रैटेजी को चेंज करती है, अपने आइडियाज को किस तरीके से फैलाएगी, वो उस पॉपुलर आइडिया के हिसाब से अपने नोशंस को चेंज करती रहती है। जैसा कि हम एग्जांपल देख सकते हैं कि कोई भी सत्ता, कि अगर मान लीजिए कोई भी सत्ता में आपने किसी एक पार्टी ने एक फीमेल रिप्रेजेंटेटिव को अपना एक फीमेल को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया। अब उस पार्टी का आइडिया क्या है, अब उस पार्टी का आइडिया वुमेन रिजर्वेशन को सपोर्ट नहीं करता है, तो वो जो फीमेल रिप्रेजेंटेटिव है वो इस आइडिया के अगेंस्ट नहीं जा सकती है। वहां पे उसकी आइडेंटिटी एज अ फीमेल यूज हुई है, लेकिन वहां पे वो फीमेल उस अथॉरिटेटिव, जो पूरी पार्टी, जो अथॉरिटेटिव जो नोशन है उसके साथ चल रही है। वो अपने आइडियाज पे यहाँ पे नहीं रख सकती है, वो सिर्फ उस पार्टी के आइडियाज, पार्टी की अथॉरिटी को, अपने पावर को मेंटेन करने के लिए उस पार्टी के आइडियाज को प्रमोट करेगी। और जो अथॉरिटी है वो क्या है, मेल सेंट्रिक आइडिया। पॉलिटिकल पार्टी किस पे बेसिस है, वो पूरे पैट्रियार्कल नोशन पे बेसिस है, पूरे जो पैट्रियार्कल स्टेट है, उस पैट्रियार्कल समाज है, उस पे बेसिस है, उस पे बेस्ड है। उसके बाद फिर बात आती है कि फिर जो अब बात आती है कि इस पॉपुलर अथॉरिटेटिव पॉपुलिज्म से उभरी जो महिलाएं हैं, जो महिला राजनेता है, वो क्या करती हैं, वो महिलाएं महोदय इस जो पॉपुलर नैरेटिव है इसका समर्थन करती है, जिसके कारण जो पॉपुलर नैरेटिव क्या है, मेजॉरिटी को टारगेट करना, माइनॉरिटी को अपीज करना, इसके कारण वो अपनी पार्टी का एक चेहरा तो बन जाती है, रिप्रेजेंटेटिव तो बन जाती है, लेकिन अब वो उस अथॉरिटी के अंदर काम कर रहे जो पुरुष प्रधान जो पूरा नोशन है उसके अंदर वो फंसी रहती हैं। वो उस आइडिया को प्रमोट करती है जो उनकी पार्टी चाहती है। वो भले ही उसका रिप्रेजेंटेटिव एक चेहरा है, यानी एक माइनॉरिटी अपीजमेंट हो सकती है, लेकिन उस आइडिया को प्रमोट करें जो उस पार्टी का चेहरा, जो उस पार्टी का मेन आइडिया है। वहां पे फीमेल का वहां पे ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा। नारीवादी क्या चाहते हैं कि महिलाओं का ट्रू रिप्रेजेंटेशन हो, वहां पे ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं, वहां पे सिर्फ एक अपीजमेंट है। उसके बाद बेसिकली वो एक टूल है उस पॉलिटिकल गोल को फुलफिल करने के लिए। जैसे कि हम एक उदाहरण ले सकते हैं रिजर्वेशन का, वोट रिजर्वेशन का। यहाँ पे कई सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें फीमेल रिजर्वेशन की बात आती है, फीमेल रिजर्वेशन के लिए सीट रिजर्व है। वहां पे आप वोट कराने के लिए, आप वहां पे इलेक्शन कराने के लिए फीमेल को खड़ा कर देते हैं, लेकिन अभी भी पावर किसके हाथ में होती है, जो मेन पूरा सत्ता चला रहा होता है। अगर फीमेल जीत भी जाती है तो पावर उस पार्टी उसके हो सकता है उसके हस्बैंड या फिर वो जो उसके ऊपर जो अथॉरिटेटिव मेल है उसके हाथ में होती है। यानी कि यहाँ पे फीमेल एक रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन उसके वो एक्चुअली आइडिया को प्रमोट नहीं कर रही है जो उसका होना चाहिए। दूसरी चीज आती है कि हम बात करते हैं कि स्टैटिक और लॉन्ग टर्म पावर की, यानी कि हम ये नहीं कहते कि फीमेल को आप एज अ टूल यूज करो। अगर आपको पावर चाहिए तो आप एक्चुअल पावर लो, वहां पे आप एज अ टूल मत दो। जैसा कि अब हम दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर ठीक है, अगर किसी एक पार्टी ने एक मुस्लिम महिला को राजनेता बना दिया, तो वो मुस्लिम महिला उस पार्टी के इतर जाके उसके आइडियाज को, अपने आइडियाज को प्रमोट नहीं कर सकती। उस मुस्लिम महिला को अपने ही पार्टी के आइडियाज को प्रमोट करना होगा। उस पार्टी का आइडिया क्या है, उस पार्टी का आइडिया वो पॉपुलिस्ट आइडिया है, जो कि उस टाइम के पॉपुलिज्म में चल रहा है, उस अथॉरिटेटिव पॉपुलिज्म में जो नोशन चल रहा है उसका वो आइडिया है। तो वो अपने नॉन पॉपुलिस्ट आइडिया से समर्थन नहीं कर सकती है, वो एंटी पॉपुलिस्ट नहीं होगी। वो पावर में रहने के लिए, उस पावर में रहने की पोजीशन को बनाए रखने के लिए क्या करेगी कि वो अपने पावर को बनाए रखेगी, इसलिए वजह से वो पॉपुलिज्म के अगेंस्ट नहीं जाएगी। और जैसे ही वो पॉपुलिज्म का आइडिया, क्योंकि पॉपुलिज्म का आइडिया भी क्या है, डायनामिक है, वो स्टैटिक नहीं, वो चेंज होता रहता है। तो जैसे ही वो नोशन जो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे चल रहा होगा, जिस चीज को पार्टी प्रमोट करे, जैसे वो पॉपुलिस्ट आइडिया गया, उस महिला की पावर भी चली जाएगी। वो महिला के जो स्टेट, उस महिला के, क्योंकि वो महिला भी उस पॉपुलिस्ट आइडिया की एक क्या थी, विक्टिम थी, उसी को प्रमोट करे, उसी का समर्थन करे थे अपने पावर को बनाने के लिए, तो वो भी क्या होगी, उस महिला की रिप्रेजेंटेशन भी चली जाएगी। तो यहाँ पे ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी सिर्फ एक टूल की तरह यूज किया जा रहा है। तीसरी चीज हमारे आती है, अगर हम कि यहाँ पे कोई ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी नहीं हो रही है। अथॉरिटेरियन पॉपुलिज्म में जो उससे जो उभरी महिलाएं हैं उनके पास एक्चुअल अथॉरिटी नहीं आ रही है, वो सिर्फ और सिर्फ, जैसा कि मैं पहले भी कहा, वो सिर्फ और सिर्फ उसका एक टूल बन रही है अंत में। और फिर जो हमारा प्रतिपक्ष कह के जाता है कि हमारा प्रतिपक्ष, मैं प्रतिपक्ष की बातों पे आती हूँ कि वो सपोर्टिव फंक्शनिंग की बात करके जाता है कि हम क्या करेंगे, हम एक्चुअल अथॉरिटी नहीं देंगे, सपोर्टिव फंक्शनिंग करेंगे। और फिर वो दूसरी अपनी ही स्पीच में क्या जाता है कि हमें महिलाओं को हमेशा सेकेंडरी माना गया है। तो ये उनका खुद का बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है कि आप खुद को जब सेकेंडरी मान रहे हो तो आप सपोर्टिव फंक्शन किसका कर रहे हो, उस पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर का आप सपोर्ट कर रहे हो, उसी के साथ आप जा रहे हो। उसके बाद बात है तीसरी और चीज कि अगर हमें सिर्फ एक
एक रिप्रेजेंटेशन चाहिए होता तो फेमिनिज्म, व्हाइट फेमिनिज्म जब आया था उसी पे रुक जाता। जब व्हाइट महिलाओं का फेमिनिज्म बहुत बड़ा बढ़ा था, उनकी अथॉरिटी तो वहीं पे रुक जाता। लेकिन रेशियल फेमिनिज्म क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि हमें सिर्फ रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था कि जो उसके अंदर भी जो एक्चुअल महिला, जो व्हाइट पॉपुलिस्ट नोशन था वो खत्म करना था। इसलिए रेशियल फेमिनिज्म भी आया था, रेशियल फेमिनिज्म के अगेंस्ट भी आइडिया आया था। इसलिए बस अंत में अपना वक्तव्य खत्म होते इतने। प्रस्तावित विषय के पक्ष में 3-2-1। तो सबसे पहले जो प्रतिपक्ष है वो अथॉरिटेरियन पॉपुलिज्म को जो बता के गया है और कह रहा है कि अथॉरिटेरियन पॉपुलिज्म से उभरी महिला राजनेता है। तो उनका जो अथॉरिटेरियन पॉपुलिज्म का कंसेप्ट है वो अपने आप में कहीं ना कहीं वेग है। कैसे? ये कह के जाते हैं कि मतलब आप एक पार्टी का जो आइडिया है आप उसको प्रमोट करेंगे। पहली बात आप समझिए कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मार्गरेट थ्रेशर, शेख हसीना जैसे लीडर्स की। अर्थात ये लोग कौन है? ये अपने अपने जो भी लीडरशिप पोजीशन इन्होंने होल्ड की है उस लीडरशिप पोजीशन में वो टॉप पर है। शेख हसीना अपने आप में टॉप पोजीशन पर थी बांग्लादेश की लीडरशिप में। मार्गरेट थ्रेशर जो थी वो टॉप पोजीशन पे थी। अर्थात कि अगर ये लोक लुभावन के थ्रू आई है, मतलब इन्होंने लोक लुभावन का क्या मैकेनिज्म लिया होगा कि ये वहां पे पहुंच गई। इनका मैकेनिज्म यही रहा होगा कि ये जो जनता है, जो जितनी भी जनता है, वो इनको एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट लीडर की तरह देखती है। और साथ ही साथ अथॉरिटेरियन पॉपुलिज्म अर्थात इनकी अथॉरिटी की रिस्पेक्ट की जाती है। एक पितृसत्तात्मक समाज में इन्होंने अपनी अथॉरिटी कायम करने में ये काबिल रही है। अब ये बात करते हैं कि इनका जो पॉपुलिज्म का कंसेप्ट है वो अपने आप में वेग है। कहती है कि मेजॉरिटी के आइडियाज को टारगेट करेंगे, आप माइनॉरिटी के आइडियाज को टारगेट नहीं करेंगे। आप इतना समझिए कि जो वो महिला है वो टॉप पोजीशन पे है, तो वो अपनी विचारधारा अपनी स्वेच्छा से उसको उस पूरे नैरेटिव को इन्फ्लुएंस करने में सक्षम है। तो वो अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस करेगी क्योंकि वो एक राजनेता है, उसको चुनाव जीतना है। तो उसकी पर्सनल विचारधारा जो वो समझती है देश के लिए अच्छा होगा, जो वो अपनी समाज की समझ के हिसाब से समझती है कि देश कैसे चलना चाहिए और कैसे करके जो अधिकतर जनता है वो उससे रिलेट कर पाएगी, तो वो उसके हिसाब से करेगी। इसमें वो माइनॉरिटी को क्यों दरकिनार कर देगी, इसका रीजनिंग इनको देना होगा, बिना उसके ये पॉइंट स्टैंड नहीं करता है। दूसरी बात, इनका ये कह के जाते हैं कि आपको सस्टेनेबल रिकॉग्निशन चाहिए और फीमेल अपीसमेंट आप डिनाई कर रहे हैं, आइडेंटिटी का एक्सप्लॉइटेशन डिनाई कर रहे हैं। तो इनको प्रूफ करना था कि यहाँ पे आइडेंटिटी का एक्सप्लॉइटेशन हो कैसे रहा है। मैं बताऊंगी कि क्यों ये आइडेंटिटी का एक्सप्लॉइटेशन नहीं है जबकि ये एक ट्रू रिप्रेजेंटेशन है। सबसे पहले समझिए कि ये कह रही है कि जो फीमेल रिप्रेजेंटेटिव है वो पार्टीज के आइडिया से बाहर नहीं जा सकती, उन्हें पॉपुलर नैरेटिव का समर्थन करना होगा वगैरह वगैरह। तो समझिए कि जो फीमेल रिप्रेजेंटेटिव है जब वो एक टॉप पोजीशन पर आ गई है तो समय के साथ अगर आप अभी उनका समर्थन करेंगे तो समय के साथ अभी पहले तो वो टॉप पोजीशन पर है। शेख हसीना और मार्गरेट थ्रेशर की जो उदाहरण दिए है वो अपनी अपनी पार्टी में टॉप पोजीशन पर और सबसे लोकप्रिय नेता है। तो उनके पास ये पावर है क्योंकि टॉप पोजीशन के साथ ये पावर हमेशा आती है कि आप अपने हिसाब से नैरेटिव को बदले, अपने हिसाब से पार्टी के लक्ष्यों को बदले। दूसरी बात, अगर एक मिनट के लिए मैं इनका असम्पशन मान लूं कि इतनी बड़ी टॉप पोजीशन पर होते हुए भी आपके पास पावर नहीं है, तो आप सबसे पहले ये समझिए कि जब आप समय के साथ उस टॉप पोजीशन पर रहेंगे तो आप भी एक महिला है, आपके अंदर भी इच्छा है कि आप अपना इन्फ्लुएंस बनाएं, अपने अकॉर्डिंग चीजों को चलाएं, तो आप उस अपने इन्फ्लुएंस को यूज करने के लिए कारगर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि समय के साथ आपने जनता को अपनी तरफ कर लिया और जब आप जानते हैं जनता आपकी तरफ है क्योंकि पॉपुलिज्म अर्थात जनता का आपको सपोर्ट है, तो अब आप अपने हिसाब से पॉलिटिकल चीजों को, पॉलिटिकल पार्टीज को चलाएंगे। तो ये एक सस्टेनेबल रिकॉग्निशन की ओर लेके जा रहा है। दूसरी बात ये कहती है कि हम चाहते हैं स्टैटिक और लॉन्ग टर्म पावर हो और ये सब हो। तो समझिए कि स्टैटिक और लॉन्ग टर्म पावर कब आएगी? अगर आप नारीवादी के सदन में आप ऐसी महिलाओं का समर्थन नहीं करेंगे जो अथॉरिटेरियन पॉपुलिज्म से आई है, अर्थात जो जिनके पास लोकप्रिय सपोर्ट है, जिनकी लोकप्रियता बहुत अधिक है, लोग उनकी अथॉरिटी की रिस्पेक्ट करते हैं, तो स्टैटिक और लॉन्ग टर्म पावर आएगी कैसे? क्यों? क्योंकि ये कुछ ही गिनी चुनी महिलाएं हैं जो अभी पावर में है। आप इनका भी समर्थन नहीं करेंगे तो एक वॉइड क्रिएट होगा, मतलब कोई महिला लीडर बचेगी ही नहीं पूरे समाज में। तो आप स्टीरियोटाइप कैसे तोड़ेंगे कि महिलाएं लीडर नहीं हो सकती है? आप बाकी महिलाएं जो इन महिलाओं को देखकर कॉन्फिडेंट फील करती थी, पहले क्या होता है, महिलाओं का जो जजमेंट है, उनका स्वयं का जो आकलन है वो सोसाइटी के जजमेंट से प्रभावित होता है। अगर समाज उन्हें ये नैरेटिव बेच रहा है कि वो केपेबल नहीं है तो वो खुद को मान लेती है कि ठीक है मैं केपेबल नहीं हूं और वो कभी सोचेंगी ही नहीं कि उन्हें पॉलिटिकल करियर में जाना चाहिए। पर इन महिलाओं को देखकर वो महिलाएं जो अभी कुछ नहीं कर रही उनको भी लगता है कि हाँ वो केपेबल है, वो सोसाइटी के नैरेटिव को चेंज करती है। तो अगर आप इन महिलाओं का समर्थन नहीं करते हैं तो फिर कोई लीडरशिप में महिलाएं बचेंगी ही नहीं। अर्थात
दूसरी बात ये कह के जाती है कि एक्चुअल अथॉरिटी नहीं है, आप केवल एक टूल की तरह इस्तेमाल हो रहे हो। कैसे टूल की तरह इस्तेमाल हो रहे हो वो इन्होंने बताया नहीं है। दूसरी बात दूसरी बात ये करके जाती है, कह रही है कि जो आप फेमिनिज्म को सपोर्ट करना है और फिर रेशियल फेमिनिज्म क्यों आया। महोदय समझिए, जब एक महिला वहां पे आ रही है तो वो सभी महिलाओं की रिप्रेजेंटेटिव है, अर्थात कि एक महिला से जुड़े जो जनरल स्टीरियोटाइप है वो उन सभी स्टीरियोटाइप्स को तोड़ देगी। तो जो भी जितनी भी क्लासेस की महिलाएं हैं, जितनी भी कास्ट की महिलाएं हैं, सभी की सभी में एक चीज कॉमन है कि महिला होने के कारण उन्हें सबसे अत्यधिक डिस्क्रिमिनेशन फेस करना होता है, सबसे अत्यधिक स्टीरियोटाइप उनके बारे में है। तो वो स्टीरियोटाइप ये एक महिला रिप्रेजेंटेटिव अकेले ही तोड़ सकती है। तो उसके बाद बात करते हैं कि कैसे नारीवादियों का सदन अथॉरिटेरियन पॉपुलिज्म से उभरी महिलाओं और राजनेताओं का समर्थन करेगा। क्यों करेगा? पहली बात, इससे आप पितृसत्ता को डायरेक्ट तरीके से चैलेंज करें। पितृसत्ता ऑपरेट कैसे करती है? आइडियोलॉजिकल लेवल पे ऑपरेट करती है, प्रोफेशनल लेवल पे ऑपरेट करती है, और साथ ही साथ एक महिला के आंतरिक साइकोलॉजिकल पेट्रियार्की ऑपरेट करती है। आइडियोलॉजिकल पेट्रियार्की और साइकोलॉजिकल पेट्रियार्की आपको बताती है कि आप काबिल नहीं है, आप सक्षम नहीं है, और जो आपको आइडियोलॉजी बेची जाती है कि आपसे रिलेटेड जो स्टीरियोटाइप है, आप इनकेपेबल हैं, आप अच्छे लीडर नहीं बन सकते, वो सब सही है। तो पहले जब आप मार्गरेट थैचर और इन लोगों को रखेंगे तो आपको लगे, जो आम जनमानस में लोग हैं और जो महिलाएं हैं, सबको लगेगा कि हाँ, महिलाएं काबिल हैं उस पोजीशन तक पहुंचने की, हाँ, महिलाओं के पास भी इतना सपोर्ट हो सकता है। तो उससे क्या होगा? आपने आइडियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल पेट्रियार्की को खत्म कर दिया। जब साइकोलॉजिकल पेट्रियार्की महिलाओं की हटती है तो वो और ज्यादा इंडिपेंडेंट हो जाती है खुद को एक्सप्रेस करने में। जब वो और इंडिपेंडेंटली खुद को एक्सप्रेस करेगी तो जो समाज है वो उनसे जुड़ी समस्याओं से और अच्छे से अवगत हो पाएगा और हम एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड समाज की ओर जाएंगे। दूसरी बात, प्रोफेशनल पेट्रियार्की, जो पॉलिटिकल फील्ड है वहां अपने आप में ही महिलाओं के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करना जरूरी है। अर्थात जो पॉलिटिकल फील्ड है वो अभी मेल डोमिनेटेड है, तो अगर आप वहां एक दो फीमेल लीडर्स अभी हैं, आपको दो चार और लानी है, और वो अथॉरिटेरियन पॉपुलिज्म से अगर आ भी रही है तो आप उनको लाइए। क्यों? क्योंकि जब दो चार फीमेल लीडर्स हैं, थोड़ी और आएंगी, भले वो अथॉरिटेरियन पॉपुलिज्म से आए, तो ये चारों पांचों लोग मिलकर एक दूसरे के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनाएंगे। क्योंकि अभी पॉलिटिकल फील्ड में क्या है कि जो पुरुष है उनकी एक गुटबाजी होती है, और वो जो महिला है भी अगर काउंसिल में, पॉलिटिकल लीडर में, तो उनको चैलेंज किया जाता है, उनकी सुनी नहीं जाती है। पर ये जो महिलाएं एक साथ होंगी तो एक दूसरे के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनाएंगी, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी, और साथ ही साथ जो इंटरनली पॉलिटिक्स में इंटरनल उत्पीड़न जो होता है महिलाओं का, वो उत्पीड़न के खिलाफ ही सशक्त रूप से आवाज उठा पाएंगी। तो सबसे पहले इनको ये बताना होगा कि अगर ये इन लोक लुभावन से उभरी हुई महिलाओं को सपोर्ट नहीं करेंगे, जो कि इतनी ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, तो ये स्टीरियोटाइप को तोड़ेंगे कैसे? दूसरा उत्तर जो इनको देना होगा कि ये जो महिलाओं में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, जो आम महिलाएं इन महिलाओं को देख के कि ये महिलाएं ऊपर है तो वो भी कर सकती है, वो कॉन्फिडेंस ये कैसे लाएंगे अपने पैराडाइम में। तीसरा इनको बताना है कि आइडियोलॉजिकल पेट्रियार्की और साइकोलॉजिकल पेट्रियार्की को ये कैसे खत्म करेंगे और इंटरनल सपोर्ट सिस्टम कैसे बनाएंगे महिलाओं में पॉलिटिक्स के लिए। धन्यवाद। प्रतिमा को सादर नमन। प्रस्तुत विषय के पुरजोर विपक्ष में महोदय, सर्वप्रथम यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूं, वाद विवाद इस विषय पर हो रहा है कि अधिनायकवादी लोक लुभावन से उभरी महिला राजनेताएं, मेरा प्रतिपक्ष यह कह के जा रहा है कि थैचर और शेख हसीना जैसी महिलाएं हैं वह अपनी मेहनत से बनी हैं, तो वह अधिनायकवादी लोक लुभावन कैसे हुआ? अथॉरिटेरियन पॉपुलिज्म जो है वो मेहनत से उभरी महिलाओं से इतर होता है, यानी जो महिला अपनी मेहनत से उभरी है वो उन सारे पॉपुलरिस्टिक आइडियाज को कंडेम करते हुए भी उभर सकती है, परंतु इनके अनुसार वो महिला अपनी मेहनत से उभरी है कि अथॉरिटेरियन पॉपुलरिज्म को अपीज करते हुए उभरी है, इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं क्रिएट किया है। अब महोदय समझते हैं कि ये बात करके जा रही हैं कि किस तरीके से सर्वप्रथम ये बात करके जाती है कि महिलाओं को एक सेकेंडरी रोल स्टीरियोटाइप में दिया रखा है। फिर ये यह भी कह के जा रही हैं कि हम लोक लुभावन का मैकेनिज्म यूज करेंगे। लोक लुभावन क्या है? लोक को लुभाना, यानी लोक की जरूरतों, उनकी डिमांड्स, उनके एलिटिज्म को कन्विंस करना। लोक है क्या? ये स्वयं मान के जा रहे हैं कि समाज पेट्रियार्कल है, यानी इस लोक लुभावन से उठी हुई सारी डिमांड्स कहीं ना कहीं पेट्रियार्की से जुड़ी होंगी। वो महिला जो इस पेट्रियार्की से जुड़ी हुई डिमांड्स को फुलफिल कर रही है अथॉरिटी में आने के लिए, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो एंटी पेट्रियार्कल और प्रो फेमिनिस्ट आइडियाज को प्रमोट करेगी, उसकी अथॉरिटी डिनाई हो जाएगी। क्यों डिनाई हो जाएगी? क्योंकि जैसे ही उसने एक नॉन पॉपुलरिस्टिक आइडिया जिसका बेस पेट्रियार्की नहीं है उसको समर्थन करना शुरू किया, उसकी अथॉरिटी खत्म हो जाएगी, और जिस ये आगे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें वो कभी अचीव ही नहीं हो पाएगा। फिर ये एक अजम्पशन लेके जा रही हैं
कि वो सारी महिलाएं जो अथॉरिटेरियन पॉपुलरिज्म से आ रही हैं वो अपना एक ग्रुप बनाएंगी और पॉलिटिक्स में होने वाली पेट्रियार्की को कंडेम करेंगी। समझे महोदय, दो तरह की बात करते हैं कि महिलाएं आ कैसे रही हैं। पहली, एक वो महिला जिसने स्वयं अधिनायक लोक लुभावन का इस्तेमाल करके खुद की एक पार्टी बनाई, और एक दूसरी महिला जो एक पार्टी के स्ट्रक्चर के अंदर रह के उसने अथॉरिटेरियन पॉपुलरिज्म को समर्थन कर पार्टी में एक हायर पोजीशन स्टैब्लिश की। अब समझिए, इस केस में जब वो एक इंटरनल है, यानी वो जिस की बात मेरे नेता करके जा रहे थे, जिसमें वो पार्टी के अंदर का पार्ट है, वहां पे उसका एक राजनेता की ये ड्यूटी हो जाती है कि वो एंटी पार्टी कमेंट्स नहीं कर सकती है। उदाहरण के स्वरूप पे लेते हैं, करेंटली जो पार्टी सत्ता में है उसके आइडिया विमेन रिजर्वेशन के अगेंस्ट हो सकते हैं, परंतु उसके अंदर रहने वाली जो महिला पॉलिटिशियंस है, क्या वो खुले में उस पार्टी के अगेंस्ट के आइडिया को प्रमोट कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हें पता है जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे उन्होंने एंटी पार्टी आइडियाज का रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दिया, उनका पॉपुलरिज्म खत्म हो जाएगा और साथ ही साथ उनकी अथॉरिटी भी खत्म हो जाएगी। दूसरी उन महिलाओं की बात करते हैं जो कि स्वयं अपनी एक पार्टी बनाई है उन्होंने और पार्टी के उच्चतम स्तर पे है। हमने जैसे स्थापित किया कि पॉपुलरिज्म एक वेव है, नॉन स्टैटिक आइडिया है, वो डायनामिक्स पे वर्क करता है। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आज मुस्लिम महिलाओं के लिए पॉपुलरिज्म का आइडिया एग्जिस्ट कर रहा है, लोग एक मुस्लिम महिला को मुस्लिम महिला के से लुभावन हो रहे हैं, वही कल को अलग सिचुएशंस की वजह से वो एक हिंदू महिला से लुभावित होंगी, उससे क्या होगा? उस महिला को एक फेक जो अथॉरिटी मिली थी वो अथॉरिटी समाप्त हो जाएगी, जस्ट बिकॉज एक पॉपुलर आइडिया चेंज हो गया। इसको हम ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं मानते हैं, ये एक अपीज रिप्रेजेंटेशन है, ये एक फसाड क्रिएट किया गया रिप्रेजेंटेशन है। फिर महोदय ये बात करके जाते हैं, इन्होंने कहीं पे भी ये पैराडाइम नहीं दिया कि एक ऐसी महिला जो कि पेट्रियार्कल समाज की भावनाओं को लुभावित कर रही है, वो एंटी पेट्रियार्कल आइडियाज को प्रमोट कैसे करेगी और नारीवादी होने की स्थापना कैसे करेगी। फिर महोदय ये बात करके जाते हैं कि ठीक है, अब ये कह के जाते हैं कि स्टीरियोटाइप्स को कंडेम करने के लिए अथॉरिटी की जरूरत है। स्टीरियोटाइप इन्होंने एक उदाहरण मान के चले, स्टीरियोटाइप ये है कि विमेन हमेशा सेकेंडरी रहती है और वो कभी भी अथॉरिटी में ऊपर नहीं आ सकती। इनका पहला स्टेटमेंट ये था कि हमें अगर पावर में आना है, अथॉरिटी को कायम करना है, तो हम सेकेंडरी स्टेट भी मान लेंगे, हम अपीज करके ही क्यों ना आ रहे हो, हम पावर में जरूर आएंगे। यानी जब आप अपने आप को स्वयं एक अपीजमेंट का टूल मान रहे हैं, एक फेक रिप्रेजेंटेटिव मान रहे हैं, सिर्फ अपनी आइडेंटिटी, बायोलॉजिकल आइडेंटिटी को एक्सप्लॉइट करते हुए, ऐसे में आप बाकी नारीवादियों को कभी भी ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं दिला पाएंगे। उदाहरण के स्वरूप पे समझते हैं महोदय, एक इंडिपेंडेंट महिला जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी नहीं है, वो प्रो फेमिनिस्ट आइडियाज को, जैसे विमेन रिजर्वेशन ऑफ सीट्स को पब्लिकली कंडेम सपोर्ट कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी महिला जो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई है और उसको पता है कि अगर उसने विमेन रिप्रेजेंटेशन का समर्थन किया तो उसका जो पॉपुलरिस्टिक आइडिया है वो उसके अगेंस्ट चला जाएगा, वो कभी नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसे बाध्य कर दिया गया है उस पर्टिकुलर अथॉरिटी से जो आ रही है पेट्रियार्कल समाज के समर्थन से। अब समझिए, पार्टी कभी भी एक नॉन पॉपुलर आइडिया को केटर नहीं, वो भी मान के जाती है कि अगर वो राजनेता बनी, खुद बहुत बड़ा एक मिक्सचर क्रिएट करके जाती है कि उनको चुनाव भी जीतना है। चुनाव कैसे जीतेंगे? जब आपको मेजॉरिटी वोट मिलेगा। मेजॉरिटी वोट का उन्होंने माध्यम क्या बताया कि आप लोगों के पॉपुलरिस्टिक आइडिया को प्रमोट करो। अगर वो पॉपुलरिस्टिक आइडिया पेट्रियार्कल है तो वो महिला अपने एंटी पेट्रियार्कल नॉर्म्स को कैसे लाएगी? चुनाव कैसे जीतेगी? वो रहेगी कैसे सत्ता में? इस वजह से वो महिला जिसने शुरुआत से ही नॉन पॉपुलरिस्टिक आइडियाज को प्रमोट किया है और उन नॉन पॉपुलरिस्टिक आइडियाज को अथॉरिटी में लाया है, ऐसी स्थिति में यदि पॉपुलरिज्म की वेव खत्म भी होगी, महिला की अथॉरिटी नहीं जाएगी। अब प्रश्न ये आता है कि यदि महिला नॉन पॉपुलरिस्टिक आइडिया को प्रमोट कर रही है तो वो सत्ता में जाएगी कैसे? समझिए महोदय, चूंकि हम वर्तमान नारीवादियों के सदन में हैं, हम उन लोगों का भी समर्थन पा रहे हैं जो कि नारीवादी की चेंजिंग वेव्स में है, यानी जो यह मानते हैं कि न सिर्फ महिलाएं अभी तो पुरुष भी नारीवादी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में उस माइनॉरिटी का सपोर्ट उन सभी महिलाओं को मिलेगा जो कि नॉन पॉपुलरिस्टिक एंटी पेट्रियार्कल आइडियाज का समर्थन कर रही हैं। ठीक है, यहां पे वो बात करके जाते हैं इंटरनल, आइडियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, प्रोफेशनल पेट्रियार्की की। समझिए, इनके हिसाब से आइडियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल पेट्रियार्की यह है जो कहते हैं कि महिलाएं सक्षम नहीं है स्वयं में।
ये इन्होंने अपने अथॉरिटेरियन पॉपुलरिज्म से ही सिद्ध कर दिया कि महिलाएं स्वयं में अपने गुणों, अपनी सक्षमता के आधार पर पार्टी में नहीं आ सकती हैं। उनको लोगों के पॉपुलर आइडिया को केटर करना पड़ेगा। यानी इनका खुद का आइडिया ये कहता है कि महिलाओं की जो निहित शक्तियां अर्थात जो उनकी पॉलिटिकल समझ है, जो उनकी क्षमताएं हैं, वो तभी सिद्ध हो सकती हैं जब वो पॉपुलर आइडिया को केटर कर रही होंगी। दूसरा, जो ये प्रोफेशनल पेट्रियार्की की बात कर रही है, एक ऐसी महिला जो कि इस लोक लुभावन करके ऐसे फंक्शन में गई है जो कि मेल डोमिनेटेड है। अभी भी तो पॉलिटिक्स वो स्वयं मान रहे हैं कि मेल डोमिनेटेड है, लार्जर मेल पार्टिसिपेशन है। इसकी निंदा का कोई टूल नहीं बता के जाती है, और इसकी निंदा का टूल तभी आएगा जब वो पॉपुलिस्टिक आइडिया को केटर नहीं